समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद नाजरीन। जंगी मैदान में राफेल तो पहले ही फेल था, भारत का 550 करोड़ का तेजस भी नाकारा निकला। जी हाँ, 550 करोड़ का मोदी सरकार के दिफाई ख्वाब हकीकत के रडार पर चकनाचूर हो गए हैं। दुबई एयर शो में भारतीय फिजाइया का तेजस लड़ाका तैयारा करतब दिखाते दिखाते खुद ही तमाशा बन गया है। कम बुलंदी पर तेज रफ्तारी, मगर तकनीकी खराबी के बाइस जहाज तो तबाह ही हुआ। माहिर पायलट विंग कमांडर नामिश सियाल भी जान से गया है। पल भर में भारतीय दिफाई दावे और हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स का सारा गुरूर राख में बदल गया। पायलट की गलती का कोई इम्कान नहीं है नाज़रीन। भारतीय फिजाइया के मुताबिक विंग कमांडर नामिश ने 7 मरहलों की एडवांस ट्रेनिंग कर रखी थी। तेजस पर खुसूसी महारत भी उसे हासिल थी। हर कोर्स में उसने टॉप किया था, मगर तकनीकी खराबी की वजह से सारी महारत धरी की धरी रह गई। 2-3 दिन पहले यही तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान ही सोशल मीडिया पर मजाक बना हुआ था। इसकी फुटेजेस आ रही थीं। एयरफील्ड में खड़े खड़े ऑयल इससे लीक होता रहा। इस सूरत हाल के बावजूद आसमान में तैयारे को भेजना भारतीय फिजाई कमान पर एक सवालिया निशान है, जबकि हमारा इसके मुकाबले में फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा आलमी तवज्जो का इस वक्त मरकज बना हुआ है। मुआरका हक में JF-17 में वही धाक बिठाई कि दुनिया अब ये तैयारे हमसे खरीदने के लिए सौदे कर रही है, सौदे हो रहे हैं, जबकि भारत तेजस के आलमी गाहक ढूंढते ढूंढते रुसवाई समेट चुका है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, इहाता करेंगे दिफाई उमूर के माहिरीन से। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तजियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से करना चाहूँगा। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि भारतीय तैयारा एक बैनुल अक़वामी एयर शो में गिरकर तबाह हुआ है, कितनी सुबकी है, कितना ये कह सकते हैं कि एम्बैरेसिंग है भारत के लिए ये? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और पहले तो सबसे ज़ाहिर है कि इंसानी जान है, चाहे वो राइवल थे, ये कॉम्बैट थी, क्योंकि लॉस नहीं है, ह्यूमन लॉस है। तो मैं फैमिली से ज़ाहिर है कंडोल करना चाहूँगा जो उनकी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं और हम ये तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और उनकी मेंटेनेंस कैसी है, मैं आपके व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि तेजस जहाज़ ये है, हिंदुस्तान एयरफोर्स ने तकरीबन 40 साल पहले ये कंसीव किया था, ये सोचा था कि वो अपना जहाज़ बनाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है उसको लिमिटेड को ये दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। हाल नाम की कंपनी है जो 40 साल से इस अटेम्प्ट में है कि ये जहाज़ फाइटर बनाए। मुख्तलिफ वजूहात की बना पर, जिस पर शायद अलग डिस्कशन हो सकती है, और मोस्टली फंड्स के ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी का एक्सेस ना होने की वजह से, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से ये जहाज़ अभी तक उस पाए तक या उस तादाद तक इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सका। 40 सालों में हिंदुस्तान के पास इस वक्त तकरीबन सिर्फ 40 जहाज हैं, और इन जहाज़ों ने MiG-21 को रिप्लेस करना था जो हिंदुस्तान एयरफोर्स का बैकबोन था। 60s में वो जहाज़ इंडक्ट हुआ था। हिंदुस्तान ने वो जहाज़ जिसको ये तेजस ने रिप्लेस करना था, तकरीबन 850 जहाज़ हिंदुस्तान के पास थे। उसमें से पिछले तकरीबन 55-60 सालों में 400 जहाज तबाह हुए, एक्सीडेंट्स का शिकार हुए। और सिर्फ जहाज नहीं तबाह हुए बल्कि 200 पायलट्स अपनी जान से गए। और सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ बल्कि तकरीबन 30 जानें जमीन पर भी चली गई जब जहाज का जमीन पर इम्पैक्ट हुआ। तो ये सारा बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताया है कि इस जहाज ने इन जहाजों को MiG-21 को रिप्लेस करना था जो 850 की तादाद में थे। इनको इंतजार कर करके MiG-21 अभी पिछले महीने सितंबर में तकरीबन तमाम जहाज ले गए। आखिरी 2 स्क्वाड्रन जो मई के कॉन्फ्लिक्ट में मौजूद थे हिंदुस्तान की इन्वेंट्री पर, वो भी रिटायर कर दिए गए हैं। तो इस बैकग्राउंड के अंदर हम देखते हैं कि ये जहाज ऑलमोस्ट नहीं कामयाब हो सका कि उन जहाज़ों को रिप्लेस करे या उनकी बैकबोन बन सके। और ये एक अटेम्प्ट थी इंडियन की दुबई एयर शो में उसको लाने की। जाहिर है उसको मार्केट करने का मकसद ये था कि सेल्स बढ़े, बाहर के कोई ऑर्डर मिल जाए। जब ये ऑर्डर मिलते हैं तो उनकी इकोनॉमी हो जाती है बूस्ट, या उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक रिकवर हो जाएगी और शायद उस जहाज को एक बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं ज्यादा एम्बैरेसमेंट इसलिए है कि ये दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन का ये डिस्प्ले होता है। ये $1 बिलियन इसको स्टेज कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते हैं जहां पे सौदे होते हैं। बिकॉज आप सब जानते हैं कि जो एविएशन होती है बड़ी फाइनेंशियल टेक इंटेंसिव होती है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर इसी दुबई
तकरीबन 200 दूसरे जहाज भी डिस्प्ले पर हैं, जो जाहिर है बोइंग से लेकर सिविल कमर्शियल तमाम हेलीकॉप्टर्स इस तरह के जो फाइटर जहाज तब मौजूद होते हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके। उन सब जहाज़ों की मौजूदगी में ये एक अटेम्प्ट थी जो जाहिर है पब्लिक एम्बेरसमेंट हुई, और जाहिर है हिंदुस्तान को ना सिर्फ जो मई के अभी तक एपिसोड से रिकवर नहीं कर पाई थी, उसको एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी वाइज भी एक बहुत बड़ा धचका लगा। बिल्कुल डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, आपका भी यही ख्याल है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा है इंडियन एविएशन को, और ख़ास तौर पर हम ये जिस तरह खालिद चिश्ती साहब ने भी फरमाया कि इस जहाज़ को तो रिप्लेस करना था MiG-21 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जहाज़ गिरकर तबाह हुआ, तो ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल है इस वक्त भारत के लिए। देखिए, ये उनके लिए एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और इसके पीछे 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि टीजास जो है ये कोई आम जहाज़ नहीं था, ये उनका एक तरह से आप कह सकते हैं मेडन अटेम्प्ट थी फॉर इंडिजनाइजेशन, यानी कि जहाँ वो अपनी खुद मुख्तारी दिखा रहे थे कि वो दिफाई एतबार से खुद मुख्तार हो सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है कि जहाँ हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसकी एक प्राइमरी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इस पे काम करती है, इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर ही इसके साथ तकरीबन 100 से ज़ायद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो मुख्तलिफ जहाज़ के पुर्जे मुख्तलिफ चीज़ें हैं इनको देती हैं। और फिर जो हम जिनको जानते हैं जैसे अदानीज़ और अदानी ग्रुप, उसके अंदर से भी कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो भी जो है इलाक में है हाल के साथ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ऑल्दो वो डायरेक्टली नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक तरह से सिर्फ इंडियन एयरफोर्स या इंडियन एक पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरर की एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये इंडिया की तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन है, ये उन सब के ऊपर जो है निशान उठाती है कि ये किस किस्म की इंटीग्रेशन है। दूसरी बात ये है कि जो हाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और साथ ही साथ 100 से ज़ायद जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दे रहे हैं, उनका इल्हाक अमरीका, फ्रांस, इसराइल और मुख्तलिफ दूसरी जो एयरफोर्स के साथ रिलेटेड डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ भी है। तो ये एक तरह से एक इनवेरिएबली उन कंपनीज का जो इम्पैक्ट है या जो उनके जो कनेक्शंस हैं या उनका जो फेथ था कि जी मेक इन इंडिया के जरिए शायद इंडिया जो है वो कंपोनेंट ले आए जिससे वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा, वो तुर्की का मुकाबला कर सकेगा एज अ मिड लेवल मैन्युफैक्चरर, तो वो एक बहुत सीरियस तरीके से इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि शायद इनके ऊपर सियासी प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि जैसे आपने भी कहा कि एक दिन या मेरे ख्याल से 2 दिन पहले इसी जहाज से या शायद मतलब इनकी इसी फ्लीट में से जो है ऑयल जो है नजर आ रहा था दुबई शो में गिरता हुआ। तो इनके ऊपर अगर इतना प्रेशर था तो इनको रिव्यू करना चाहिए था। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो इनके पायलट्स के लिए हैं, जो इनकी फ्लाइट्स के लिए हैं, ये कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। ऑल्दो ये जहाज़ जो है समझा जाता है कि इंडिया का जो है स्ट्रॉन्ग पावर हाउस था, यानी कि इसके अंदर कम से कम हिंदुस्तान की जितने एयरफोर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स हुए उसमें सबसे कम इंसिडेंट्स हुए थे। लेकिन 2024 में भी इनका यही तेजस जहाज़ जो है एक दफ़ा पहले भी जो है ऑल्दो वो मतलब इंसिडेंट नहीं हुआ जिसके अंदर कि उनको खुदा न खास्ता किसी की जान जाती, लेकिन इस किस्म का एक इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। अब इस इंसिडेंट्स का सारी दुनिया के सामने होना और इस तरीके से होना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता, ये इंडिया की तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस, उनकी फ्यूचर इंटीग्रेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही साथ उनकी ये लीडरशिप की डिसीजन कि वो अपनी पायलट्स की, अपनी एयरफोर्स की, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ को की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं कि उन्होंने बावजूद इसके, देखिए एक मशीन है, मशीन के अंदर किसी भी किस्म का टेक्निकल रीजन हो सकता है, इवन बेस्ट ऑफ रीजंस में हो सकता है। तो आप अपने एयरफोर्स का जो पायलट होता है, आप जिस पे इतनी ट्रेनिंग है, जैसे कि शिशिद आपने कहा कि वो कितनी दफ़ा ट्रेन हो चुके थे, यानी कि 7 लेयर्स, मतलब वो कहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स थे, और कहा ही जा रहा है कि इसको टेक्निकल बेसिस की वजह से ये गिरा है, पायलट की वजह से नहीं गिरा, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल निकलेगी उसमें देखेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि आपने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए आपने इस प्रेशर में डाला। अब ये जो प्रेशर है, जाहिर है उसकी जो अल्टीमेट
प्राइस है वो हिंदुस्तान देगा, हिंदुस्तान की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस देंगी, और उसके साथ ही साथ जो इनके अलाइड पार्टनर्स हैं वो भी देंगे। अब ये जो अलाइड पार्टनर्स हैं उसमें से कुछ जो इनके प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया पब्लिक सेक्टर डील्स के अंदर, वो भी जवाबदेह होंगे। और जब वो जवाबदेह होंगे तो उसमें अंदानीज आते हैं, उसमें बीजेपी आती है, उसमें बहुत सारे इनके आरएसएस के मेंबर्स आते हैं। तो ये जो सेफ्रनाइजेशन है इंडियन आर्मी की, उसका जो इम्पैक्ट है, उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस तो थी सी, अब उनकी जो मिलिट्री परफॉर्मेंस है और उनकी जो कमर्शियल मिलिट्री परफॉर्मेंस है उस पर भी आ रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उनकी मिलिट्री परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। हारिस साहब, आपका भी तजिया चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी फरमाया कि अब हमें ये देखना होगा कि क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया भी और भारतीय हुकूमत भी जो अभी तक की तहकीकात हुई हैं उसमें ज़िम्मेदार इसका पायलट को ठहरा रही है। तो क्या पायलट के ऊपर मलबा डाल देना दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब, या फिर ये देखना होगा भारत को तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह बनी, ये जहाज़ इतने इस काबिल थे भी कि जितना इनका प्रोपेगेंडा किया जाता रहा भारत की जानिब से? ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। खालिद चिश्ती साहब, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि क्या पायलट के ऊपर मलबा डाला जा सकता है, जैसा कि हम भारतीय मीडिया में भी देख रहे हैं और अभी तक की जो तहकीकात हैं उसमें यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये मलबा भारतीय पायलट के ऊपर डाल दिया जाए, तेजास के ऊपर कोई बात ना आने दी जाए। क्या ऐसा आप समझते हैं कि यही होगा? अब इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा ही होगा, चूंकि हम माजी में देख चुके हैं कि अमूमन भारत में इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं उसमें मलबा पायलट के ऊपर डाल दिया जाता है। ये देखिए, एज स्टूडेंट ऑफ एयर पावर, और मैंने भी ये जो फ्लाइट सेफ्टी कोर्स और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स खुद भी एयरफोर्स में रहते हुए किया हुआ है, और हमें पहला सबक यही सिखाया जाता था कि आपने जंप टू कंक्लूजन नहीं करना है। दैट मीन्स कि आपने पहले डाटा देखना है, एविडेंसेस देखने हैं, कोई रेडियो कॉल अगर पायलट ने दिया तो वो, ये सबसे आसान तो जाहिर है ये होता है, खासतौर पर अगर पायलट की जान गई हो तो फिर आसान होता है कि पायलट पर ब्लेम कर दिया जाए ताकि आपकी रेपुटेशन बच जाए। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी साख बच जाती है। इस तरह ये बहुत बड़ा झटका है। जैसे मारिया सुल्तान साहिबा भी कह रही थी कि ये एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है उनकी क्रेडिबिलिटी को ओवरऑल, और जाहिर है उनकी सिर्फ एक इंडस्ट्री जहाज नहीं बनाती, या एक कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग का एक सोर्स नहीं होता, डजन्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो कोई पार्ट्स देती हैं, कोई एयरफ्रेम बनाती है, कोई इंजन, कोई एवियोनिक्स, कोई वेपन्स। तो ये सारों के सारों का सेटबैक होता है उनके लिए जब एक जहाज की नाकामी होती है। तो पायलट आसान टारगेट होता है, और खासतौर पर अगर जिंदा ना हो तो। लेकिन अनएथिकल होता है इस तरह जंप करना कंक्लूजन पर कि जी ये पायलट ही के कसूर है ताकि आप अपनी एक दूसरी रेपुटेशन बचा सके। प्रोफेशनलिज्म देखें, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री है वो भी कोई प्राउड नहीं रही। ये वही जहाज है तेजास जिसके बारे में इसी साल 9 जनवरी 2025 को इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बरमला पब्लिक सेमिनार में कहा था इसी बारे में कि मैंने पिछले 9 साल में हमने 40 तेजास ऑर्डर किए थे इंडियन एयरफोर्स ने, और हमें अभी तक एक जहाज नहीं मिला। और इसी जहाज के बारे में उन्होंने फिर फर्दर किया था कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, जिसका क्या मतलब था। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे जहाज ये तेजास इसलिए चाहिए कि मैं दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। ये जनवरी 2025, उसके 5 महीने बाद ना वो रेलेवेंट रहे ना वो खौफ रख सकते, क्योंकि ये जहाज इसकी तो कलई खुल गई है ना चिश्ती साहब, इसकी तो कलई खुल गई है कि किस तरह से ये जहाज उड़ रहे हैं, और फिर मेरा ख्याल है कि कोई उनकी ट्रेनिंग भी कुछ इस तरह की नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मजमूई तौर पर इतनी बड़ी एयर शो के अंदर तेजा जहाज का गिर जाना, इससे पहले भी ये तेजा जहाज गिर चुका है, तबाह हो चुका है, तो कितना बड़ा डैमेज पहुंचा है भारत को? देखिए, ये जो एयर शो होता है ये होता ही इसीलिए हर मुल्क अपने एयरफोर्स का सबसे बेस्ट जहाज, जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी, ऑपरेशनबिलिटी, उसके एरोनिक्स, सब चीज़ें टॉप की होती हैं, और वो जाके बाकी जहाज़ों का मुकाबला कर सकते हैं एयरफोर्स में। दे कैन गेट लॉट ऑफ ऑर्डर्स अपने मुल्क की इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए, ताकि उनकी आइंदा इंडस्ट्री को फायदा। ये मकसद है। आपके सामने जिस तरह ये जहाज का पहले 2 दिन पहले वो फ्यूल ऑयल गिरना शुरू हो गया, फिर ये जहाज गिरा जाके मैनूवर करता हुआ, और जाहिर है कि इसमें 100% किसी से ज़्यादा जानते हो कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुई है जिसकी वजह से जहाज गिरा। पायलट बहुत ट्रेन था, विंग कमांडर था,
आई फील सॉरी फॉर दैट सिक ऑफिसर। लेकिन इससे ये फर्क पड़ा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहां पर अपना फिजाई मुजाहरा दिखाया हमारे पायलट्स ने, ये 17 थंडर्स का, वो आप देखें उनको सब एमओयू साइन कर रहे हैं, दुनिया के देख रही है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने आके वहाँ हाथ में सीधे करवाई। दिस स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ पीस के हमारे जहाज जो हमने 15-20 साल पहले शुरू किया था बनाना, आज की तारीख में 200 जहाज हमारे पास, 17 जहाज मौजूद है। इससे मेजर है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी ईमानदारी। जो करप्शन इन्वॉल्व, जो इंडिया में करप्शन है, उनके चीफ साहब ने खुद कहा, ये फर्क है। मुल्क के खातिर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। J-10 की बात कर लें, आप बाकी PF-WA की बात करें, आप SRF की बात करें जहाँ पर हमारे टैंक्स बनते हैं, तो ये हमारे मुल्क के ये मौके होते हैं जहाँ आप दुनिया को बताते हैं हमारी ये डिफेंस प्रोडक्शन बेस्ट है दुनिया में, और हमने फिजिकल मुजाहरा करके दिखाए। यहाँ तो इन्होंने लुटिया डबो दिया उनकी पकड़ के। अब ये मेरे ख्याल में राफेल जहाज वाली कंपनी भी कुछ जहाज भी नहीं बेचेगी, क्यों, उनके भी उन्होंने डाउन किए हैं। फिर उसके बाद इंडिया ने, अमेरिका ने जो F-35 जंग, मुझे नहीं लगता कि वो देगी, उनकी भी ये बेइज्जती कराएंगे जी। तो इंडिया को अब मेरे ख्याल में सिर्फ चुप करके नरेंद्र मोदी को आवाम उठें, इसको हटाएं, ताकि इंडिया की इज्जत में थोड़ा सा इजाफा हो। चलें जी, बिल्कुल। भारतीय वज़ीर आज़म को वैसे अब वाकई ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने दुरुस्त कहा कि चुप होना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत उनकी इज्जत भी बाकी रहे। मैं आता हूं दोबारा से मारिया सुल्तान साहिबा आपके पास भी, लेकिन ये भी थोड़ा सा हम इस बारे में भी मज़ीद बात करते हैं। माहिर एविएशन इमरान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हादसे के वक्त दुबई एयर शो में ही मौके पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इमरान असलम साहब। ये फरमाइएगा कि आपने ये हादसा पूरी तरह देखा है, किस तरह ये हादसा पेश आया, और उस वक्त वहाँ पर जब आप यहाँ पर मौजूद थे और ये हादसा हुआ दुबई एयर शो में, तो क्या माहौल था वहाँ पर? एयर डिस्प्ले हो रहा था और उसके दरमियान जब तेजस की बारी आई तो तेजस वाज परफॉर्मिंग दी एरोबेटिक्स, और उन एरोबेटिक्स के दौरान जो है वो ही केम वेरी लो, यानी बहुत नीचे आ गया जहाज के, जितना उसको नीचे आना नहीं चाहिए था। और इसको हम एविएशन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, CFIT। तो ये एक CFIT का केस है जिसमें जहाज का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि उस जहाज में उसको हाइट का पता ना लग रहा हो कि वो कितनी हाइट तक नीचे आ चुका है। वो बहुत नीचे आ गया था कि उसको वो पुल करने के दरमियान जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका, एंड इट हिट द ग्राउंड। यहाँ पे काफी शोक का समा था, क्योंकि इंसान बेशक दुश्मनी क्यों ना हो हमारे लिए, क्योंकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इंसानियत है। और इस एयर शो में जो है वो पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पिछले 30 साल की दुबई एयर शो की हिस्ट्री में ये पहला क्रैश है, और वो भी फेटल। तो डेफिनेटली ठीक है। इमरान असलम साहब, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे और हमें बता रहे थे, तो आपने जो हमें बताया उसको ही हम लेके चलते हैं खालिद चिश्ती साहब के पास। खालिद चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान असलम साहब जिन्होंने ये सारा मामला वहां पर देखा, जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, CFIT का केस वो बता रहे हैं कि ये CFIT का केस हो सकता है, तो आपको क्या लगता है, क्या टेक्निकल फॉल्ट होगा या वाकई पायलट की भी गलती हो सकती है? लेकिन पायलट की गलती का शायबा बहुत कम है खालिद चिश्ती साहब, चूंकि हमने ये देखा है कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वो पायलट थे जो ये जहाज उड़ा रहे थे। तो आपको क्या लगता है हादसे की वजह क्या हो सकती है? गो के अभी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर बादियों नजर में आप क्या समझते हैं? ये देखिए, ये जो कंट्रोल फ्लाइट इनटू ग्राउंड होती है, ये इसलिए होती है कि दोनों वजहों से। इसमें फिर पायलट बरियो जिम्मा आम तौर पर उस वक्त होता है अगर उसकी कोई रेडियो कॉल मौजूद हो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को या किसी को कि मेरा इंजन का प्रॉब्लम हुआ है, तो तब हम समझ पाते हैं कि उसको बरियो जिम्मा करते हैं कि उसकी वजह। ये क्योंकि रेडियो कॉल नहीं आई और इससे पहले इसने एक ऑलमोस्ट बैरल किया था। बैरल हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं, जिसमें आप इन्वर्ट करके साइड पे करके फिर जहाज को पुल करते हैं, और जहाज की एक अपनी लिमिटेशन होती है। इवन वो फ्लाई बाय वायर जहाज हो जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं, उसमें भी एक स्ट्रक्चर लिमिट होती है कि उससे ज्यादा वो जहाज फिर पुल नहीं करता। तो दूसरे लफ्जों में एक और एलिमेंट जो हम नहीं डिस्कस कर रहे, उस पर भी ज़हन में रखना चाहिए हमें कि यहाँ हजारों लोग नीचे ग्राउंड पर दुबई एयर शो में विटनेस कर रहे होते हैं और लाखों लोग स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं। जब ऐसा होता है तो चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस पायलट हो और बहुत प्रोफेशनल हो, एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसके ऊपर। मैं खुद भी दुबई एयर शो देख चुका हूँ फिजिकली जब मैं एयरफोर्स में था। तो ये इस पर बहुत प्रेशर होता है इमोशनल, बिकॉज आप सबसे अच्छा करना चाहते हैं, आप इंप्रेस करना चाहते हैं, आप जहाज की और अपनी लिमिट तक ऑपरेट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप थ्रेशोल्ड बहुत टच करके आते हैं बाज दफा डेंजरसली।
ताकि आप आउट परफॉर्म कर सकें दूसरे जहाज़ों को, और जो व्यूअर्स होते हैं, आपके स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकें। और एक और चीज़ अदी साहब ज़हन में रखिएगा कि स्पेक्टेटर आम नहीं होते, बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, सर्विसेज एयरफोर्सेज के चीफ्स होते हैं आमतौर पर, हमारे पाक फिजाइया के सरबराह भी गए थे इसमें। तो ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म और ऑडियंस इतनी वेल इन्फॉर्म्ड और इतनी प्रोफेशनल्स का बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। बहुत दुरुस्त नुक्ता है ये खालिद चिश्ती साहब, बहुत दुरुस्त नुक्ता है। रिजेक्ट नहीं करना चाहते बिकॉज यू थिंक कि मैं रिकवर कर लूंगा जहाज को और मैं किसी डेंजरस सिचुएशन को सैल्वेज कर सकूंगा। तो ये मैं पायलट के इमोशनल या थिंकिंग या माइंडसेट को आपको शेयर कर रहा हूं कि ये होता है और बहुत प्रेशर होता है कि इवन अगर उसको पता लगे कि इंजन जवाब दे गया है और किसी टेक्निकल खराबी हो गई है, उसमें से इजेक्ट कर देना होता है। वो ऐसा लगता है कि शायद आपने बिट्रे किया है पूरी सिचुएशन को, अपनी कौम को, अपने जहाज को, और लेट डाउन किया है। एक वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है एक फाइटर पायलट के ऊपर। तो वो अगर आप ओवरकम ना कर पाए तो चाहे टेक्निकल भी हो, फिर पायलट साथ चला जाता है जहाज के। तो अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि जहाज इस वजह से गया है कि टेक्निकल था या इस तरह से, क्योंकि रेडियो कॉल कोई अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि पायलट ने कोई इमरजेंसी की दी हो। तो मुझे लगता है कि ये मिक्स ऑफ ऑल है, और शायद ये मनूवर इतना लो ऑल्टीट्यूड पे एग्जीक्यूट किया गया है। जैसे मैंने कहा कि बाकी जहाजों को या ओवरऑल एक इंप्रेस करने के लिए, इंप्रेसिव शो पुट अप करने के लिए, तो शायद ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसके अंदर कंट्रोल्स, जिसको हम कहते हैं कि जिसको यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि करतब दिखाते हुए शायद वो अपना कंट्रोल खो गए जहाज के ऊपर। और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने बड़ी अच्छी बात की खालिद चिश्ती साहब ने कि ऑडियंस वहां पर इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि उसका प्रेशर अल्टीमेटली फिर पायलट के ऊपर ही आता है। तो एक तो इस चीज को पर आप भी वाजे कीजिएगा, और फिर पाकिस्तान का प्रेशर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आपके JF-17 पाकिस्तान की शान खड़ा हुआ है, राफेल वो गिरा चुका है, तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर होगा। तीसरी चीज डॉक्टर साहिबा, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि JF-17 बामुकाबला तेजस तैयारा, क्या समझती हैं आप कि इस सारे वाक़े के बाद जब हमने मार्का हक में 7 या 8 राफेल तैयारों को भी फेल कर दिया, तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे के ऊपर बैनुल अक़वामी दुनिया का एतमाद कितना बड़ा है? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि JF-17 का कोई मुकाबला नहीं है तेजस के साथ, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हम उनकी कोशिशों का, उनकी मेहनतों का, उन सारी चीज़ों का बहुत पास रखते हैं। समझ, हमारा ख्याल है कि हम जितनी हम एज वो कहते हैं ना, बिनाइन डिफेंस सपोर्टर्स, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि वो जितनी मेहनत करें। लेकिन आप एक ऐसे जहाज को जो राफेल के, जो एक इस वक्त दुनिया में सबसे लीडिंग जहाज समझा जाता है, आप उसके खिलाफ कामयाबी हासिल करें। आप जो है, भारतीय पायलट्स ने तो सेल्फी भी ली है डॉक्टर साहिबा उनके साथ, हमारे JF-17 के साथ। देखो, सेल्फियां तो बनती हैं, वो तो किसी भी प्रोफेशनल एविएटर के लिए बनती हैं कि वो जाके JF-17 के पायलट्स के साथ या पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर है। देखिए, प्रेशर तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनको हारने का भी प्रेशर था। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त अंदर बहुत बड़े प्रेशर की है। लेकिन जो चीज़ मेरे ख्याल से हमें देखनी चाहिए वो ये है कि एक तो ये कि UAE जहाँ ये शो हो रहा है वो इंडिया के डिफेंस कॉरिडोर पार्टनर्स में से हैं। तो एकदम एक ऐसी बिल्कुल ही इस किस्म की इमीडिएट जो है, अगर आप कहें कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल से, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट करे, हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट्स को देखा जाए कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट ना किया जा सके। लेकिन जो अहम बात यह है कि जो इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका जो इम्पैक्ट है इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव टर्म के ऊपर है। कि जहां बावजूद इसके कि हाई रिस्क मनूवर्स हैं, और हर कोई जानता है कि एयर शोज में हाई रिस्क मनूवर्स होते हैं, उसमें आपकी अगर टेक्नोलॉजी में कोई 0% भी फॉल्ट आता है, 1% भी फॉल्ट आता है, तो आप उसको रिव्यू करते हैं। और अगर उसके अंदर आपके जो पायलट्स होते हैं, हर एक को अपने जहाज का पता होता है, जैसे हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी का पता होता है, इसी तरह एवरी पायलट आल्सो नोस कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, कौन सी वीकनेसेस हैं। और अगर उनके अंदर कोई टेक्निकल वीकनेसेस हैं, तो आप उसको अपनी ब्रिलियंस से ओवरकम नहीं कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ जहाज टेक्निकली बहुत एडवांस होते हैं, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग वाइज आपका जहाज या आपकी जो इंटीग्रेशन ऑफ थॉट है वो नहीं है, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जैसे राफेल
राफेल, लेकिन राफेल परफॉर्म नहीं कर सका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अगरचे इस वक्त दुनिया में वो सबसे आगे समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि पाकिस्तान अपने जहाज किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, कहाँ कर सकता है, क्या एज होगी, चाहे उसमें J-10Cs थे, चाहे उसमें JF-17 थे, चाहे, और यानी पाकिस्तान ने तो डॉक्टर साहिबा सरप्राइज दे दिया। दिफाई तजियाकार रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थी और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हम इन तीनों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वजह बनी है जो भारतीय तेजस तैयारा एयर शो में गिरकर तबाह हुआ है। तफसीलन आपने गुफ्तगू सुनी।